नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा कक्षा 7 का छठा लेसन है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। देखिए इस प्रकार का परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार, आमाप, रंग, अवस्था आदि गुणों में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, देखिए शाब्दिक रूप में अपन देखना चाहें तो भौतिक गुण क्या होते हैं जो अपने को सामने से दिखाई दे जाएं। भी आकार है, आमाप है, रंग है, अवस्था है, इनको अपन बाहर से देखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो जो सामने से दिख जाए वो किसी भी पदार्थ के क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। तो इस प्रकार का परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार, आमाप, रंग, अवस्था आदि में परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, यानी ऐसे परिवर्तन में कोई भी पदार्थ नया नहीं बनता, यानी नया पदार्थ नहीं बनेगा, पहले वाला पदार्थ ही बना रहेगा, केवल उसकी अवस्था आदि में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, और इसको अपन परिभाषिक रूप से देखें तो अपने को परिभाषिक रूप से देखिए यहाँ दिया गया है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए यहाँ देखिए, ठीक है, यानी पदार्थ का आकार, आमाप, रंग, अवस्था बदलना है, वही भौतिक परिवर्तन है। अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि अपने किताब के अंदर कौन कौन से आपको ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो भौतिक परिवर्तन से संबंधित हैं। देखिए यहाँ हमें एक पेज दे रखा है, इस पेज को हमने अलग अलग टुकड़ों के अंदर काट दिया। अब क्या हमने पेज को काट के जो बदलाव किया है, क्या उस बदलाव से नया पदार्थ बना है? कोई नया पदार्थ नहीं बना। ठीक है, उसका आकार है, उसमें जरूर परिवर्तन आ गया, वो पहले बड़ा था अब छोटा हो गया है, लेकिन उसकी स्थिति जो संरचना, संगठन था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब कागज को काटना है वो क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसी प्रकार अपन कई भौतिक परिवर्तन देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखें, ये तो कागज को काटना आ गया, जिसमें हम किस में परिवर्तन देख रहे हैं, माप बदल गया। और वही माप बदलना देखो यहाँ देख रहे हैं अपन क्या करें, क्या चौक से हम बोर्ड पे लिखते हैं तो लिखते लिखते चौक है वो समाप्त हो जाता है और उसका पाउडर नीचे इकट्ठा हो जाता है। अगर हम उसी पाउडर को इकट्ठा करें, पानी के अंदर उसको भिगो लें, पेस्ट बनाएं और वापस उसे चौक के रूप में बदल लें तो फिर से वो काम करने लग जाएगा। इस प्रकार चौक है उससे लिखना या चौक बनाना, ये भी क्या है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल अपने सामने दिया गया है बर्फ का। यदि हम बर्फ को किसी पात्र में रखें, थोड़ी देर बाद में वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद में पिघल के वो पानी में बदल जाती है। ठीक है, और उसी पानी को हम देखते हैं, उसको हम क्या रखें, फ्रिज में रखें, फ्रीजर में, तो वापस बर्फ बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार वो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है। ठीक है, एक अन्य अपने को ये दे रखा है कि हम जल लेकर उसको गर्म करें, जब पात्र में जल गर्म किया जाता है उसकी भाप बनती है और वो भाप अपने को निकलती हुई दिखाई भी देती है। ठीक है, अब निकलती हुई भाप जो दिखाई दे रही है उससे कुछ ऊपर दूरी पर अपन किसी बर्तन को उल्टा रख ले तो उससे टकरा टकरा कर वापस हमें जल की बूंदें बनती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ वापस क्या हो रहा है, यानी अवस्था बदल रही है, कोई नया पदार्थ नहीं बदल रहा। एक अन्य एग्जाम्पल देखें तो इसमें देखें कि अपन एक ब्लेड है, उस ब्लेड को चिमटे से पकड़कर आग पर तपाएं, उसको स्टोव की ज्वाला पर तका ले या गैस पर जला ले तो क्या होगा, उसको जलाते जलाते ब्लेड है उसका रंग लाल हो जाएगा, लेकिन बाद में हम उसी ब्लेड को रख देते हैं, थोड़ी देर बाद में वो ब्लेड वापस अपनी मूल अवस्था के अंदर आ जाती है, यानी उसका जो पहले वाला रंग आ जाता है, जबकि गर्म करते समय वो क्या थी, वो लाल हो गई थी। इस प्रकार भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। रही हमने जो देखे हैं वो सारे भौतिक परिवर्तन हैं। इसके अलावा हमारे आसपास और भी बहुत से भौतिक परिवर्तन हैं जिनको हम करते भी हैं और देखते भी हैं। जैसे हमने किताब खोली, उसको बंद कर दिया, दरवाज़ा खोला और हमने बंद कर दिया, लकड़ी के टुकड़े कर दिए, ठीक है, पंखा चलाया बंद कर दिया, बल्ब को जगाया बंद कर दिया। ये सब परिवर्तन जो हम बार बार कर सकते हैं, इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वो सब भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन।
ठीक है। यानी रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा क्या बहुत कुछ अलग होता है वो, क्योंकि उसमें बदलाव ऐसे होते हैं कि जिनको आप वापस नहीं कर सकते, ठीक है। यानी रासायनिक परिवर्तन में वो जो बदलाव आएंगे, अब वो बदलाव वापस से अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकते। तो चलिए पहले इसकी परिभाषित स्थिति देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें एक पदार्थ एक से अधिक नए पदार्थ बनाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, इसमें आकार, आमाप, रंग, अवस्था आदि तो बदलते हैं ही, इसके साथ साथ इसके संरचना, संगठन आदि में भी बदलाव आ जाता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन में संरचना, संगठन सभी कुछ में बदलाव आता है, वो क्या कहलाता है? वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन है, उसके हम अपने दैनिक जीवन में एग्जाम्पल देखें तो देखिए सबसे पहले हम जंग लगने की बात करें। यानी बहुत सी सामग्री जब लोहे की बार खुले में पड़ी रहती है तो उस पर जंग लग जाता है, क्योंकि उस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, और वो क्या कहलाती है? वो जंग कहलाती है। ये हमारे घरों में आसपास में खिड़कियों पर, दरवाजों पर अक्सर होते रहता है, अपन इसको देखते भी रहते हैं। दरअसल ये नमी और हवा की वजह से होता है। लेकिन जंग है ना, वो लोहा नहीं है, जंग लोहे से अलग होता है। क्यों? कि जंग तो लोहे पर लगती है और लोहे के रूप को बदल देती है। तो ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। यानी लोहे पर जंग लगा, वो क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब दूसरा रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, ठीक है। देखिए हम मैग्नीशियम तार का एक फीता लें, उस फीते को हम क्या करें? उस फीते को हम रेगमाल से साफ करें, साफ करने के बाद उसे जलाएं। जब उसको जलाते हैं तो बिल्कुल सफ़ेद चांदी सी चमक के साथ वो जलता है और सफ़ेद रंग की राख बनाता है। ध्यान रहे, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है उसको लंबे समय तक टकटकी लगाकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसकी रोशनी लंबी अवधि तक देखने में हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमने किसको जलाया है? हमने मैग्नीशियम के फीते को जलाया है, ठीक है। अब जो मैग्नीशियम का फीता हमने जलाया, उससे क्या बनी? राख बनी। अब उस राख से वापस तो मैग्नीशियम का फीता बना नहीं सकते, तो नया पदार्थ बन गया। अब नया पदार्थ बन गया तो वो क्या हुआ? वो एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। ये देखिए, ये रासायनिक परिवर्तन में ये मैग्नीशियम है, उसको जलाया गया, उसने ऑक्सीजन से क्रिया की और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। यहाँ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक नया पदार्थ है, ठीक है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें कोई नया पदार्थ बन गया। इसी से हम आगे एक और रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या है कि अब ये जो भस्म या जो राख बनी है, उस राख को हम क्या करते हैं? उस राख को हम पानी के अंदर घोल लेते हैं। अब हमने उसका पानी बना लिया, अब उसके अंदर लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र उस विलयन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया भी था, एक नाम आप याद रखें, अनिल, ठीक है। इसमें यह था कि अम्ल होगा तो नीले लिटमस पत्र को वो लाल कर देगा, अगर लाल को नीला कर रहा है तो वो क्या होगा? वो क्षार होगा। तो यहाँ हमने मैग्नीशियम की भस्म जो विलयन तैयार किया है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। इस प्रकार बना हुआ ऑक्साइड है वो किस प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ये देखिए, हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उसको किस में घोला? जल में घोला, तो एक नया पदार्थ बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, और क्षार है तो जिसके कारण वो क्या करेगा? वो लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। तो ये एक और हमने क्या देख लिया? रासायनिक परिवर्तन देखा है। अब एक अलग रासायनिक परिवर्तन और देखते हैं, ठीक है। देखो, रासायनिक परिवर्तन के लिए ये चित्र अपने को एक दिया गया है, ठीक है। इस रासायनिक परिवर्तन में क्या करते हैं? हम सबसे पहले कॉपर सल्फेट लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट। देखिए, कॉपर सल्फेट है उसको नीला थोता भी कहते हैं, क्योंकि वो नीले रंग का होता है।
तो कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया, इसमें हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी। ठीक है, कॉपर सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है वो किस रंग में है, ये नीले रंग के विलयन के रूप में अपने को मिलते हैं। ठीक है, या ये नीले रंग में विलयन बन जाएगा। अब इस नीले रंग के विलयन में क्या करेंगे, हम एक ब्लेड डाल देंगे। क्या डाल देंगे, ब्लेड, और उसको पड़ा रहने देंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद यानी घंटे भर बाद में उसको देखते हैं तो हमें विलयन के रंग में भी परिवर्तन नजर आता है और ब्लेड के रंग में भी परिवर्तन नजर आता है। और ये लोहे और कॉपर सल्फेट के बीच अभिक्रिया के कारण ऐसा हुआ है। हुआ ये कि नीला थोथा जिसका रंग कैसा था, नीला था, अब वो फेरस या लोहे से क्रिया करके हरे रंग में बदल गया। ठीक है, क्योंकि अब कॉपर सल्फेट की बजाय फेरस सल्फेट का निर्माण हो गया और फेरस सल्फेट है वो हरे रंग का होता है। ठीक है, और जो लोहा था उस पर कॉपर की परत आ गई और कॉपर की परत आने से उसका रंग भूरा हो गया। इस प्रकार लोहे के साथ जब कॉपर की अभिक्रिया करवाएगी कॉपर सल्फेट की, तो विलयन में हरे रंग का और ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप हमें को प्राप्त हुआ है। तो ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है जिसमें कॉपर सल्फेट से क्या बना, उससे बन गया फेरस सल्फेट। ठीक है, और यहाँ ये समीकरण अपने को इसमें दिखाई गई है कि कॉपर सल्फेट का विलयन था, ठीक है, उसमें फेरस डाला गया था लोहा, और उसमें क्या बन गया, कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन गया, जिसकी वजह से नीले की बजाय उसका रंग कैसा हो गया, हरा हो गया। और कॉपर है वो किस पे जम गया, वो लोहे पर जम गया और अब उसका रंग का भूरा हो गया। तो इस प्रकार ये परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसको विपरीत अवस्था में नहीं दोहराया जा सकता। अन्य रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, देखिए एक अन्य रासायनिक परिवर्तन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा सिरका और खाने का सोडा लेना पड़ेगा। ठीक है, सिरका एसिटिक अम्ल और खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, सोडियम है बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सिरका ले लिया हमने। ये दोनों हमने एक परख नली के अंदर मिला दिए। परख नली के अंदर हमने क्या क्या मिलाया, सिरका और खाने का सोडा मिला दिया। इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो बुलबुले से उठते हैं और एक गैस बनती है, और ये गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस परख नली के अंदर एक निकास नली लगा देते हैं। ठीक है, अब इस निकास नली में से ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और दूसरा सिरा है वो दूसरी परख नली में डाल देते हैं। इस दूसरी परख नली के अंदर चूने का पानी होता है। ध्यान रखिए, चूने का पानी है वो पानी की तरह बिल्कुल रंगहीन होता है, बिल्कुल अपने को पारदर्शी मिलता है वो। अब इस चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, बुलबुलों के रूप में जो गैस बनी थी वो आ रही है यहाँ, और धीरे धीरे जब ये गैस आती है तो चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। इस प्रकार चूने के पानी का दूधिया होने का कारण क्या है कि उसके अंदर अब कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो गया है। तो चूने का पानी दूधिया होना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और उसको चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाल रहे हैं, और अब नया पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन रहा है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जांच पड़ताल करने का ये सबसे मानक टेस्ट है, सबसे बढ़िया टेस्ट है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में और क्या होता है। देखो रासायनिक परिवर्तन के अंदर बहुत सी क्रियाएं होती है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ बनता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के अंदर और से बहुत से परिवर्तन हो सकते हैं, उससे ऊष्मा, प्रकाश, ठीक है, आदि बाहर निकल सकते हैं, या वो कुछ विकिरणों का अवशोषण भी कर सकते हैं। उसमें ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। रासायनिक परिवर्तन में गंध परिवर्तन हो सकती है या गंध नहीं आ सकती है, उसके रंग में बदलाव हो सकता है और कोई गैस का निर्माण भी हो सकता है। इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन में कई चीज़ें अपने को देखने को मिलती है और हमारे दैनिक जीवन में हम कई रासायनिक परिवर्तनों को देखते हैं। जैसे हमारे दैनिक जीवन के अंदर हम रासायनिक परिवर्तनों की बात करें तो हमारे भोजन का पचना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन,
ये रासायनिक परिवर्तन है जो हमारे इर्द गिर्द होते रहते हैं। इसी प्रकार हम औषधि का निर्माण करते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया से होती है। इसके अलावा प्लास्टिक, अपमार्जक आदि सामान है वो रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाए जाते हैं। यानी ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही या रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा ही नए पदार्थों का निर्माण कर पाने में समर्थ होते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम जब किसी पदार्थ को जलाते हैं, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पत्तियाँ, किसी भी प्रकार के पदार्थ को हम जलाएं, पदार्थ का जलना हमेशा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, और जलने के साथ हमेशा ऊष्मा का उत्पादन होगा। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करें, हम पटाखों को जलाएं, पटाखों से जो विस्फोट होता है उस विस्फोट से ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वातावरण के लिए हानिकारक होती हैं, इसलिए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। इसके अलावा जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है, सड़गल जाती है, तो उसे एक अजीब सी दुर्गंध आने लगती है। ये दुर्गंध है वो उस भोज्य पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन की ओर संकेत करती है। इसके अलावा हम सेब के टुकड़े को देखते हैं, सेब को काट के छोड़ दिया, आलू को काट के छोड़ दिया, बैंगन को काट के छोड़ दिया, ये सब काट के छोड़ देते, कुछ समय पश्चात उन पर एक भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, भूरा सा रंग उन पर आ जाता है। ये वायु नमी के संपर्क के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब देखिए, यहाँ पहली बुद्धों के दिमाग में क्या रहा है, वो कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपने भोजन बनाते हैं, तो भोजन बना लिया, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, हमारे शरीर में पाचन हुआ, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम अध्ययन करते हैं लोहे पर जंग लगना, यानी लोहे पर जंग कैसे लगती है। देखिए, लोहे पर जंग लगने के लिए उसको वायु और ऑक्सीजन की आवश्यकता या नमी की आवश्यकता, उसे वायु और नमी की आवश्यकता होती है। और जंग एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करेगा, और जैसे जैसे लोहे की वस्तु पर जितना जंग लगता जाएगा वो वस्तु उतनी प्रभावित हो जाएगी और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगी। और अपने आसपास या अपने वातावरण के अंदर हम बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हम किससे बनाते हैं, लोहे से। जैसे पुल का निर्माण किया जाता है, जहाज का निर्माण किया जाता है, कार है, ट्रक है, इन सब के ढांचों को निर्माण करने के लिए हमें लोहे की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन इस लोहे को जंग लगने से बहुत ज़्यादा हानि होती है, इसलिए हमें उसको बचाने के उपाय भी करने पड़ते हैं। तो लोहे पर जंग लगती कैसे, लोहे पर जंग लगती है क्योंकि इसे ऑक्सीजन और नमी मिल जाती है। ठीक है, ये फेरस है, ये वायु मिलती है उसे और ये नमी मिलती है, तो नमी के कारण वो आयरन ऑक्साइड के अंदर रूपांतरित हो जाता है और जंग लग जाती है। ठीक है, तो जंग लगने के लिए वायु और नमी या जल आवश्यक होता है। तो ध्यान रखें, देखिए जहाँ वायुमंडल में या जहाँ क्षेत्र के अंदर नमी ज़्यादा होगी वहाँ लोहे की वस्तुओं पर जंग अधिक लगेगा। अब ये नमी देखो होती क्या है, जहाँ नदियाँ बहती हो, समुद्र के किनारे हो, तट के क्षेत्र हो, वहाँ के आसपास के इलाकों में देखो कुछ अन्य स्थानों से नमी ज़्यादा होती है, इसलिए उन स्थानों पर नमी ज़्यादा होगी तो वहाँ जंग अधिक जल्दी लगेगा। जबकि जो रेगिस्तानी डेजर्ट इलाके हैं वहाँ वायुमंडल में पहले से नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों के अंदर जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उन पर जंग जल्दी से नहीं लगता या बहुत ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन क्या ये वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं पर जंग लगता है तो ये खराब हो जाती हैं और ये संक्षारित हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या इन वस्तुओं को बचाया नहीं जा सकता? बिल्कुल बचाया जा सकता है, बिल्कुल बचा सकते हैं। कैसे? देखो, लोहे की वस्तुओं को अगर हम नियमित रूप से पेंट करें, ग्रीस करें, तो ग्रीस और पेंट की परत चढ़ाने से लोहे की वस्तु को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ठीक है, एक अन्य उपाय भी अपन कर सकते हैं, जैसे लोहे के ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा दें। क्रोमियम की परत हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे साइकिल है, इसके पार्ट्स है, हैंडल है, इसी प्रकार मोटरसाइकिल है। ये जो साधन है इनमें जो चमकदार अपने को धातु दिखाई दे रही है वो लोहा है। उस लोहे पर क्या चढ़ा हुआ है?
क्रोमियम चढ़ा हुआ है, जिससे वो सुंदर चमकीला भी दिखता है, जंग भी नहीं लगती, उसमें खरोंच भी नहीं आती है। ठीक है, इसी प्रकार लोहे पर जस्ता या जिंक धातु की परत भी चढ़ाई जाती है। जब लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो इस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन कहते हैं। ध्यान रखें, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। ठीक है, अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए जो पाइप हम लगाते हैं लोहे वाले, उन सभी पाइपों पर जिंक की परत चढ़ी होती है, इसीलिए वो वायु में खुले पड़े रहते हैं, लेकिन जिंक की परत होने के कारण पर जंग नहीं लगता। दूसरी तरफ पानी के जहाज की बात करते हैं। देखो, पानी के जहाज होते हैं वो हमेशा पानी के अंदर उनके कुछ भाग डूबे रहते हैं, और बरसात की बूंदें भी, पानी की बूंदें भी लगातार उनके ऊपर पड़ती रहती हैं। तो अब वो पानी के अंदर रहते हैं, बूंदें उन पर पड़ती हैं, और समुद्र का पानी पहले से लवण वाला होता है, तो जंग लगने की दर है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जहाज़ों पर पेंट कर लेते हैं, उसके बाद भी जंग लगने की गति उस पर तेज होती है। ठीक है, इसलिए जहाज में क्या होता है कि उनके कुछ भागों को हर साल बदलते रहते हैं, ताकि और अधिक नुकसान से जहाज को बचाया जा सके। इसी प्रकार जंग से बचने के लिए लोहे से एक प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज इन धातुओं को मिलाया जाता है। ठीक है, यानी स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या क्या मिला देते हैं? कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, इनको मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जिसमें जंग नहीं लगता। अंतिम हमारा बिंदु है, देखिए, क्रिस्टलीकरण। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टल होता क्या है। देखो, क्रिस्टल है वो एक निश्चित ज्यामितीय संरचना और चमक वाला ठोस पदार्थ होता है, यानी जिसकी निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, उसकी चमक होती है, वो ठोस पदार्थ क्या होता है? क्रिस्टल होता है। और इसका सबसे सिंपल उदाहरण अपन देखना चाहें तो नमक का दाना, चीनी का दाना, ये क्रिस्टल के एक साधारण से उदाहरण है। ठीक है, अब इन क्रिस्टल को हम कैसे बना सकते हैं? यानी कोई भी विलयन है, उस विलयन से क्रिस्टल प्राप्त किए जाएं तो ये क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ध्यान रखना, लोहे पर जंग लगना तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन था। ठीक है, लेकिन क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो पदार्थ के विलयन से क्रिस्टल प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। तो हम यहाँ देखेंगे हम कैसे क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए हमें जो यहाँ दिया गया एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या है? देखिए, सबसे पहले एक बीकर में हम 1 कप पानी लेते हैं और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल देते हैं। पहले हमने क्या लिया? पानी लिया है, पानी डाल लेकर हमने इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिला दी। अब पानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया, अब उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब वो पानी उबलना आरंभ करे तब हम उसमें क्या करते हैं? सल्फेट का चूर्ण मिलाना शुरू कर देते हैं। हम उसको धीरे धीरे सल्फेट का चूर्ण है, कॉपर सल्फेट का, वो मिलाते रहते हैं। धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण उसके अंदर मिलता रहता है और हम तब तक उसके अंदर मिलाते रहते हैं जब उसमें घोलना संभव न हो। यानी कॉपर सल्फेट जब तक घुलेगा तब तक हम उस जल के अंदर से घोलते रहेंगे, गर्म पानी के अंदर मिलाते रहेंगे। लेकिन जब वो मिलना बंद कर देगा तब हम कॉपर सल्फेट डालना बंद कर देंगे। अब फिल्टर पेपर की सहायता से उस पानी को छान लेंगे और छने हुए उस पानी को, विलयन को, अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे जैसे हम वो ठंडा हो रहा हो हम उसे देखेंगे, थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद, तो हमें उसमें नीचे दाने से दिखाई देंगे, यानी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल अपने को दिखाई देंगे। इस प्रकार कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों का निर्माण हम कर सकते हैं और क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ठीक है, अब इसका साधारण सा उदाहरण अपने आसपास भी देख सकते हैं। हम जानते हैं कि जब हमें नमक का निर्माण करना होता है तो हम समुद्र के पानी को क्यारियों में भर देते हैं और वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है, नीचे नमक रह जाता है। लेकिन ये नमक शुद्ध नहीं होता, इसलिए हम उनके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। लेकिन हम अपने घरों के अंदर वही पानी के अंदर नमक घोलते रहें, ठीक है, घोलते रहें और बाद में नमक घुलना बंद हो जाए तब उस पानी को गर्म करके हम भाप बनाकर उड़ा दें और फिर उसको क्या करें? पानी को छान के छोड़ दें। जितना पानी उड़ गया, जब नमक है वो मिलना बंद हो गया,
ठीक है। उस दौरान तक कुछ पानी उड़ता है, बाद में हम उसको छान के छोड़ देते हैं। वो घंटे 2 घंटे पड़ा रहता है तो हमें आराम से उसके अंदर है वो नमक के क्रिस्टल बनते दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम खुद भी इस नमक के क्रिस्टल को बनाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो परिवर्तन है वो एक भौतिक परिवर्तन है। इसी के साथ अपना लेसन समाप्त होता है। आशा है वीडियो आपको या लेसन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।